जनता सरकार आपातकाल के कठोर उपायों को उलटने के लिए कदम उठाने के लिए तत्पर थी। मीडिया सेंसरशिप हटा दी गई और कई विवादास्पद कार्यकारी आदेश निरस्त कर दिए गए। इसने आपातकाल के पंचनाव से संविधान की मरम्मत की और संविधान की मरम्मत करते समय अपनी सलाहकार शैली के माध्यम से खुली संसदीय प्रथा को पुनर्जीवित किया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहाल किया, जैसा कि ग्रानविले ऑस्टिन बताते हैं। कार्यपालिका की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाया गया और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्ति बहाल की गई। कानून मंत्री शांति भूषण की देखरेख में 42वें संशोधन के लोकतंत्र को कुचलने वाले कदमों को रद्द करने के लिए संशोधन तैयार किए गए थे। संविधान में किए गए 43वें और 44वें संशोधन भारत के राजनीतिक इतिहास में मील के पत्थर थे। 1977 में पारित 43वां संशोधन ने अनुच्छेद 3 आईडी को हटा दिया, जिसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने की आड़ में वैध ट्रेड यूनियन गतिविधि को भी कम करने का अधिकार दिया। आवश्यकतानुसार आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदित संशोधन ने राज्यों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए उचित प्रावधान करने के लिए विधायी शक्तियां प्रदान की। कानूनों को अमान्य करने की न्यायपालिका की शक्ति बहाल कर दी गई। उच्च न्यायालयों को केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के प्रश्न में जाने की शक्ति दी गई थी। इस प्रकार दूर दराज के स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आए बिना न्याय की तलाश करना संभव हो गया। 1978 के 44वें संशोधन ने आपातकाल की घोषणा को पहले से कहीं अधिक कठिन बना दिया। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने से पहले अब इसे कैबिनेट की लिखित सलाह की आवश्यकता होगी, न कि अकेले प्रधानमंत्री की। इस उद्घोषणा को संसद की पुनः बैठक के 1 महीने के भीतर अनुमोदित करना होगा, और वह भी 2/3 बहुमत से। इसके नवीनीकरण के लिए हर 6 महीने में इस पर संसदीय वोट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को आपातकाल लगाने के कारण के रूप में सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया था। लोकसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इसके सदस्यों का 10वां हिस्सा राष्ट्रपति को रद्द करने के उद्देश्य से अनुरोध करता है। आपातकालीन ऐसा निरसन साधारण बहुमत से प्राप्त किया जा सकता है। यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी कभी भी निलंबित नहीं किया जाएगा, जबकि अन्य मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा एक अलग आदेश की आवश्यकता होगी। सभी महत्वपूर्ण आपातकालीन प्रावधानों को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 साल के मूल कार्यकाल में बहाल कर दिया। अदालतों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष आदि के चुनावी विवादों को तय करने की शक्ति भी वापस मिल गई। राष्ट्रपति को अब राष्ट्रपति को वापस करने की अनुमति होगी। एक बार समीक्षा के लिए कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह। संशोधन ने केवल कानूनी अधिकार बनने के लिए मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार के अनुच्छेद 31 को हटा दिया। आर्थिक विरोधाभास। जनता पार्टी की कोई एक विचारधारा नहीं थी। इसके सदस्य अनुभवी समाजवादियों, ट्रेड यूनियनवादियों और व्यापार समर्थक नेताओं का मिश्रण थे। इसने प्रमुख आर्थिक सुधारों की उपलब्धि को कठिन बना दिया। चरण सिंह के एक प्रमुख स्थान पर होने के कारण कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को महत्व देना अनिवार्य था। छठी पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए थी, लेकिन 1980 में शासन में बदलाव के कारण भी कटौती की गई। 5वीं योजना को कम करने के बाद सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना था। इसे रोलिंग प्लान कहा जाता था। एक चल योजना में नियोजन 3 स्तरों पर होता है। पहला, चालू वर्ष के लिए जैसा कि वार्षिक बजट द्वारा तय किया गया है। दूसरा,
थोड़ी लंबी निश्चित अवधि के लिए एक योजना जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकताओं को बदलने के लिए लचीलेपन की अनुमति देती है। और तीसरा, एक परिप्रेक्ष्य योजना जो 10, 15 या 20 वर्षों के लिए है। कोई निश्चित तिथियां नहीं है और लक्ष्यों को समय समय पर वार्षिक समीक्षाओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि इस प्रकार की योजना के साथ लचीलापन एक प्लस पॉइंट है, एक बड़ी कमी यह है कि लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होता है क्योंकि वे बदलते रह सकते हैं। उद्योग मंत्रालय के प्रभारी समाजवादी जॉर्ज फर्नांडीज के साथ उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना था, और यदि आवश्यक हो तो भी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कोका कोला और IBM, जो वास्तव में पूरा किया गया था, को निष्कासित कर दिया। इस तरह की नीतियों से विदेशी निवेश में कमी आई है। हालांकि बढ़ती मुद्रास्फीति, ईंधन की कमी, बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं किया जा सका क्योंकि आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रभावी वैकल्पिक आर्थिक नीति विकसित नहीं की गई थी। सरकार क्रांतिकारी सुधारों पर काम करने में विफल रही। पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया था। कुछ चमकीले धब्बे थे। काम के बदले भोजन कार्यक्रम अप्रैल 1977 में शुरू किया गया था, जिसमें सरकार के पास खाद्यान्न के कुछ स्टॉक को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को मजदूरी के रूप में भुगतान के लिए इस्तेमाल करने की परिकल्पना की गई थी, जिन्होंने कृषि रोजगार के मौसम में सड़कों और पानी के तालाब बनाने में मदद की थी। कम था। मधु दंडवते, जो समाजवादी भी थे लेकिन उदारवादी थे, ने रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए जिसके वे प्रभारी थे। उन्होंने ही टिकट आरक्षण में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कदम उठाए थे। उन्होंने जर्जर पटरियों की मरम्मत के लिए कदम उठाए। उन्होंने स्लीपर द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों के लिए एक बड़ा उपकार किया। उन्होंने निर्देश दिया कि कठोर नंगे लकड़ी की सीटों को 2 इंच फोम के साथ कुशन किया जाए। विदेश संबंध। ऐसी धारणा थी कि सोवियत संघ की ओर इंदिरा गांधी के झुकाव की भरपाई के लिए जनता सरकार पश्चिम के करीब जाएगी। जनता सरकार ने निश्चित रूप से अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर आइजनहावर के बाद भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। व्यापार में सुधार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग का विस्तार करने के प्रयास किए गए। हालांकि जनता सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह वास्तविक गुटनिरपेक्षता का अभ्यास करेगी, इसलिए मोरारजी देसाई और वाजपेयी, विदेश मंत्री, के मॉस्को दौरे के साथ USSR के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा। परमाणु निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वाजपेयी ने भारत की पिछली नीति को जारी रखा और भारत के परमाणु कार्यक्रम के बचाव में और भेदभाव के आधार पर अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर बात की। जनता सरकार के विदेशी संबंधों में सबसे पहले चीन के जनवादी गणराज्य के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास था। 1979 में वाजपेयी चीनी नेताओं से मिलने के लिए बीजिंग जाने वाले अब तक के सर्वोच्च पदस्थ भारतीय अधिकारी बन गए। भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध फिर से स्थापित हुए। 1962 के युद्ध के बाद से संबंधों को निलंबित कर दिया गया था। दोनों पक्ष लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने, व्यापार का विस्तार करने और सीमा सुरक्षा में सुधार के लिए नियमित बातचीत स्थापित करने पर सहमत हुए। सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन। 1970 के दशक के अंत में रामचंद्र गुहा ने देखा, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से एक मंथन देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनेताओं ने समीचीनता के पक्ष में विचारधारा को त्याग दिया है और राजनीति खंडित हो गई है। सामाजिक स्तर पर इतने लंबे समय से उत्पीड़ित समाज के वर्गों ने खुद को मुखर करना शुरू कर दिया और इससे एक निश्चित मात्रा में सामाजिक उथल-पुथल मच गई।
नारीवादी और पर्यावरणविद जैसे नए सामाजिक आंदोलन हुए। पुराने आंदोलन जैसे कि ट्रेड यूनियन आंदोलन नए क्षेत्रों में फैल गए, जैसे कि खदानें, और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अभियान चलाए गए। मुक्त प्रेस ने लंबा और विस्तृत विषयों पर लिखा, और नई ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के रूप में प्रौद्योगिकी ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के स्थान का प्रसार करने में मदद की। खोजी पत्रकारिता की शुरुआत अपराध और भ्रष्टाचार के चश्मे से हुई। पाठकों की संख्या बढ़ी, खासकर छोटे शहरों में, जैसा कि भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता में हुआ, और एक नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन सक्रिय हो गया। सामाजिक वर्गों ओबीसी ने हरित क्रांति और भूमि सुधारों के माध्यम से आर्थिक शक्ति प्राप्त की थी और राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त की थी। समाजवादी और लोकदल ज्यादातर ओबीसी से बने थे। उन्होंने अब प्रशासनिक व्यवस्था में एक जगह की तलाश की। जनता सरकार ने जनवरी 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया, जिसे इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बाद मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है। इसका मकसद इस बात की जांच करना था कि क्या केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में ओबीसी के लिए नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए। इंदिरा गांधी, दूसरा चरण, जनवरी 1980, अक्टूबर 1984। 1980 में 7वीं लोकसभा के आम चुनावों में कांग्रेस एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली और आंध्र प्रदेश के मेडक से जीती। उसने मेडक सीट रखने का फैसला किया। कांग्रेस संसदीय नेता के रूप में चुनी गई। वह एक बार फिर भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने बहुत कम लोगों पर भरोसा किया और अपने बेटे संजय पर अधिक से अधिक भरोसा करने लगी थी, जो लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। वह किसी और के साथ सत्ता साझा करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जून 1980 में संजय की मृत्यु हो गई जब उन्होंने विमान में कुछ स्टंट करने की कोशिश की और वह नियंत्रण खो बैठे। और राजीव गांधी, इंदिरा के बड़े बेटे, एक एयरलाइन पायलट, जिन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, को अनिच्छा से राजनीति में आने के लिए मजबूर किया गया। जल्द ही वह अमेठी से लोकसभा के लिए चुने गए और ज्यादातर लोग जानते थे कि वह कांग्रेस नेतृत्व के उत्तराधिकारी थे। अर्थव्यवस्था। इंदिरा गांधी ने अर्थव्यवस्था पर तत्काल ध्यान दिया। जनता छठी पंचवर्षीय योजना में कटौती की गई और एक नई छठी वर्ष योजना 1980-85 शुरू की गई। नई छठी पंचवर्षीय योजना भारत के उद्देश्य मुख्य रूप से विकास और औद्योगिकरण को बढ़ाने और गरीबी और बेरोजगारी को कम करने पर केंद्रित थे। आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता की उपलब्धि के लिए आधुनिकीकरण के आवेगों को मजबूत करने के अलावा संसाधनों के उपयोग और बेहतर उत्पादकता में दक्षता को बढ़ावा देना था। आर्थिक रूप से वंचितों के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि देश के सभी हिस्सों ने एक निर्धारित अवधि के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों को प्राप्त किया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में शुरू किया गया था। अक्टूबर 1980 में शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP अप्रैल 1981 से योजना के तहत एक नियमित कार्यक्रम बन गया। शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। माना जाता है कि छठी योजना ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया था। सरकार ने बाद में 1982 में ऑपरेशन फॉरवर्ड शुरू किया। वे सुधार के पहले सतर्क प्रयास थे, लेकिन वे बहुत अधिक प्रभाव डालने के लिए बहुत सतर्क थे। इंदिरा गांधी देश की आत्मनिर्भरता को खत्म करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सावधान थी। छठी योजना के अनुसार देश के पारिस्थितिक और पर्यावरणीय पहलुओं में सुधार पर भी ध्यान दिया जाना था।
यह याद करने योग्य है कि इंदिरा गांधी ने 1972 में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन में भाग लिया था और बात की थी। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में वह 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के कार्यान्वयन के पीछे थी। कोष्टक 1974 का अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ने वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की सुविधा प्रदान की और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। अब सत्ता में अपने दूसरे कार्यकाल में 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 को अधिनियमित किया गया। विदेश संबंध। श्रीलंका और तमिलों की समस्या। विदेश के क्षेत्र में संबंध। इंदिरा गांधी श्रीलंका के समाजवाद से दूर होने से नाखुश थीं, जब सिरिमावो भंडारनायके ने जे.आर. जयवर्धने को सत्ता गंवा दी, जिन्हें इंदिरा गांधी पश्चिम की कठपुतली महसूस करती थी। हालांकि यह आरोप लगाया जाता है कि इंदिरा के नेतृत्व में भारत ने 1980 के दशक में जयवर्धने पर भारतीय हितों के प्रति संवेदनशील होने के लिए दबाव बनाने के लिए लिट्टे उग्रवादियों का समर्थन किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस मांग से इनकार कर दिया कि भारत ब्लैक जुलाई 1983 की घटनाओं के बाद श्रीलंका पर हमला करे, जिसमें सिंगली भीड़ ने तमिलों को निशाना बनाया। श्रीलंका के पाकिस्तान सियाचिन संघर्ष। 1978 में पाकिस्तान में जनरल मोहम्मद जिया-उल हक के सत्ता में आने के बाद भारत पाकिस्तान संबंध कम गहराई पर पहुंच गए। भारत में यह दृढ़ता से महसूस किया गया कि जनरल जिया ने पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन किया। 1984 में सैन्य थे सीमा पर झड़पें। अंत में यह सियाचिन पर एक संघर्ष बन गया। अंतरिक्ष में भारत का आदमी। यह इंदिरा गांधी के शासन के दौरान था कि एक भारतीय अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत इंटरकॉस्मोस के बीच संयुक्त कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राकेश शर्मा, एक भारतीय वायुसेना के पायलट, को 1982 में एक संयुक्त सोवियत भारतीय अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। 2 अप्रैल 1984 को शर्मा ने सोयुज T-11 पर सवार होकर 2 सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन साल्यूट 7 के लिए उड़ान भरी। अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 8 दिनों के अपने प्रवास के दौरान उन्होंने जैव चिकित्सा और रिमोट के क्षेत्र में कुछ प्रयोग किए। भारहीनता के दौरान शरीर पर योग के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए संवेदन और व्यायाम। कई भारतीयों के लिए उस अंतरिक्ष मिशन का सबसे यादगार पहलू है, इंदिरा गांधी द्वारा शर्मा से धुंधला लाइव वीडियो लिंक पर पूछा गया कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, और उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा, दुनिया में सबसे अच्छा। आज तो वायरल हो जाता ट्वीट। हिमालय में पश्चिम में साल्टोरो रिज लाइन और पूर्व में मुख्य काराकोरम रेंज के बीच स्थित ग्लेशियर विवादित कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। यह भारत और पाकिस्तान द्वारा दावा किया जाता है। ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी अंततः सिंधु को खिलाता है, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। संघर्ष की जड़ें मानचित्र पर क्षेत्र के उचित सीमांकन की कमी में निहित हैं, जो मानचित्र से परे NJ 9842 के रूप में जाना जाता है। 1984 से पहले न तो भारत और न ही पाकिस्तान की इस क्षेत्र में कोई स्थायी उपस्थिति थी। हालांकि क्षेत्र पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए पाकिस्तानियों ने अपनी सरकार द्वारा दिए गए परमिट के आधार पर ग्लेशियर में अभियान को प्रोत्साहित किया। इसकी जानकारी होने पर लगभग 1978 में भारतीय सेना का एक अभियान भी तेरम कांगड़ी की चोटियों पर प्रति व्यायाम के रूप में भेजा गया था। ग्लेशियर को पाकिस्तानी वर्चस्व से मुक्त करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया और सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र बन गया। संघर्ष में भारत विजयी रहा। 2 पास अर्थात सिया ला और बिलफोन ला द्वारा सुरक्षित किए गए थे।
भारत जबकि पाकिस्तान ने ग्योंगला दर्रे पर नियंत्रण बरकरार रखा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इंदिरा गांधी के तहत भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अपनी प्रमुखता को दोहराया। भारत ने दिल्ली में नाम के 1983 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और इस प्रकार इंदिरा गांधी इसकी अध्यक्ष बनी। उन्होंने निरस्त्रीकरण और आर्थिक विकास के बीच संबंधों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सक्रिय रूप से एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता को प्रोजेक्ट करने के लिए काम किया जो विकासशील देशों के लिए लाभकारी होगा। राज्यों में अशांति। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत के कई हिस्सों में राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। आदिवासी इलाकों में एक बार फिर सक्रिय हुए नक्सली। आंध्र प्रदेश, झारखंड क्षेत्र में अलग राज्य के लिए आंदोलन चल रहा था, जो उस समय बिहार का हिस्सा था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों के लिए कम तीव्र लेकिन बहुत अधिक उपस्थित थे। नागालैंड में उग्रवाद ने मुइवा के साथ फिर से अपना सिर उठाया। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) की स्थापना। भारत से अलग होने और उस छोर तक काम करने के विचारों के साथ। कश्मीर के अलगाववादियों और सिख आतंकवादियों के साथ। राज्यों के लिए अधिक स्वायत्ता के लिए आंदोलन भी हुए, भले ही ये राज्य भारत संघ छोड़ने की इच्छा नहीं रखते थे। सबसे गंभीर अशांति असम में अखिल असम छात्र संघ के विकास के साथ थी, जो सांस्कृतिक रूप से प्रभुत्व के डर से बंगालियों को राज्य से बाहर करना चाहता था। आंध्र प्रदेश में NT 1982 में एक बहुत लोकप्रिय फिल्म स्टार रामा राव का गठन किया गया था। तेलुगु देशम पार्टी ने तेलुगु भाषी लोगों के स्वाभिमान के लिए बात की थी और उनकी पार्टी साल के अंत में राज्य के चुनावों में सत्ता में आई। पंजाब उथल पुथल और ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल सबसे बड़ी थी और इसके मजबूत सांप्रदायिक रंग थे। वास्तव में उथल पुथल में कई किस्में थीं। अधिक स्वायत्ता की घोर मांग थी। कई सिखों ने तेजी से खुद को अपने अलग धर्म के संदर्भ में देखा और इस बात से नाराजगी जताई कि एक सिख राजनीतिक दल अकाली केंद्रीय हस्तक्षेप पर राज्य पर स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर सकता है। उन्होंने अपना खुद का राज्य पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया था, लेकिन चंडीगढ़ अभी भी हरियाणा के साथ एक साझा क्षेत्र था। शेयर करने में परेशानी हुई। नदी का पानी भी। 1973 में अकालियों ने आनंदपुर प्रस्ताव लाया था कि एक स्तर पर अधिक स्वायत्ता की मांग की गई थी, जैसा कि सभी राज्यों ने किया था। दूसरे स्तर पर सिख राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हुए इसने भारतीय संघ से अलग होने की व्याख्या की। अकालियों ने निरंकारी सिखों का विरोध किया, जिन्हें वे विधर्मी कहते थे। इसी संदर्भ में जरनैल सिंह भिंडरावाले प्रमुखता से उभरे। एक पुजारी और दमदमी टकसाल के प्रमुख के रूप में उन्होंने निरंकारी के खिलाफ जोरदार बात की, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र भारत में गुलाम होने के खिलाफ भी भाषण दिया और हिंदुओं के साथ साथ आधुनिक सिख का भी मजाक उड़ाया। यह कहा गया है कि भिंडरावाले को कांग्रेस ने अकालियों के प्रति प्रतिकार के रूप में प्रोत्साहित और निर्मित किया था। यदि ऐसा है तो वह फ्रैंकस्टीन का राक्षस बन गया और बहुत जल्द की एक स्वतंत्र छवि बनाने के लिए स्वतंत्र हो गया। वह स्वयं। उन्होंने बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया। 1980 में अकालियों को तब झटका लगा जब उन्हें राज्य की सत्ता से बर्खास्त कर दिया गया और कांग्रेस सत्ता में आ गई। भारत से मुक्त राज्य बनाने की प्रेरणा मुख्य रूप से इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के सिखों ने दी थी। जून 1980 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छात्रों के एक समूह ने एक स्वतंत्र सिख गणराज्य खालिस्तान के गठन की घोषणा की। इसके अध्यक्ष लंदन से जगजीत सिंह चौहान होने वाले थे। स्थिति बदतर और बदतर होती गई जब भिंडरावाले को अधिक शक्ति प्राप्त हुई और निरंकारी नेताओं सहित प्रमुख व्यक्तियों की कई हत्याओं के पीछे होने का संदेह था। उन्हें सजा दिलाने में सरकार अप्रभावी साबित हुई।
भिंडरावाले के खिलाफ मोर्चा खोलने के प्रयास में अकाली अपने विचारों में और अधिक उग्र हो गए। उनके विधायकों ने 1983 के गणतंत्र दिवस पर राज्य विधानसभा से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि भारतीय संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दृढ़ नहीं थी। इस बीच भिंडरावाले अपने भाषणों में हिंदुओं के प्रति अधिक उग्र हो रहे थे और सिखों को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए उकसा रहे थे ताकि उन्हें बाहर निकाल सकें। सिखों की उत्पत्ति के आलोक में हिंदुओं और सिखों के बीच संघर्ष असंभव लग रहा था, लेकिन अब यह सामने आ गया था। केंद्र सरकार ने भिंडरावाले को शांति बनाने के लिए मनाने की कोशिश करने के लिए नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक टीम भेजी। वार्ता विफल रही और पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। खालिस्तानी आतंकवादी, जिन्हें पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित किए जाने की सूचना मिली थी, धीरे धीरे पंजाब में खुद को स्थापित कर रहे थे और प्रमुख हिंदुओं और सिख अधिकारियों को खत्म करने के लिए हत्याएं हुई। अक्टूबर 1983 में एक बस को रोका गया और उसमें सवार हिंदू यात्रियों ने गोली मार दी। केंद्र ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। भिंडरावाले अकाल तख्त में बिना किसी बाधा के चले गए। स्वर्ण मंदिर के पास सिखों के लिए अस्थायी अधिकार की सीट, जो आध्यात्मिक अधिकार की सीट थी। 1984 की शुरुआत तक भिंडरावाले और उनके सहयोगियों ने स्वर्ण मंदिर परिसर और हथियारों और गोला बारूद के साथ साथ खाद्य भंडार को मजबूत करना शुरू कर दिया था। यह सब शुबेग सिंह की कमान में था, जो कभी एक प्रमुख सेनापति और भारतीय सेना के नायक थे, लेकिन बाद में इससे बर्खास्त हो गए। जाहिर है, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इंदिरा गांधी ने उन्हें सेना प्रमुख एस की सिफारिश पर ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने की अनुमति दी थी। वैद्य 25 जून और 3 जून 1984 की रात तक पंजाब राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया था। संचार के सभी साधन और सार्वजनिक यात्रा निलंबित कर दी गई थी और बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई थी। मीडिया को सख्ती से सेंसर किया गया था। 5 जून की रात को सेना की वास्तविक कार्रवाई शुरू हुई। सेना ने मेजर जनरल के एस बराड़ ने जनरल के सुंदरजी के निर्देशन में काम किया। उग्रवादियों को वश में करना आसान नहीं था क्योंकि उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। अंत में 7 जून की सुबह तक हरमंदिर साहिब पर सेना के पूर्ण नियंत्रण से पहले अकाल तख्त के खिलाफ टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ा। भिंडरावाले को मृत पाया गया, जैसा कि शुबेग सिंह था। जहां कई आतंकवादी मारे गए, वहीं सेना के जवानों के साथ साथ नागरिकों में भी कई हताहत हुए। इसके बाद ऑपरेशन ने दुनिया भर के सिखों को बहुत परेशान किया। कई सिखों ने भारतीय सेना छोड़ दी। यहाँ तक सिख सैनिकों द्वारा विद्रोह की भी सूचना मिली थी, लेकिन इसने राज्य में आतंकवाद को समाप्त कर दिया और स्वर्ण मंदिर परिसर को हथियारों और गोला बारूद से मुक्त कर दिया, कम से कम वर्तमान के लिए। लेकिन एक प्रधानमंत्री की हत्या को ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम के रूप में भी देखा जाना चाहिए। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह, जब वह अपने घर से अपने कार्यालय जा रही थी, तो उसे उसके सिख सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मार दी थी। उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया, लेकिन वह नहीं बची। हालांकि यह आमतौर पर ज्ञात था कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, आकाशवाणी और दूरदर्शन ने शाम को ही आधिकारिक घोषणा की। इंदिरा गांधी का युग समाप्त हो गया था। उनके बेटे राजीव गांधी को राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी, उसी शाम जब कांग्रेस नेताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उन्हें पद ग्रहण करना चाहिए। विरासत: इंदिरा गांधी लंबे समय तक सत्ता में रहीं। आर्थिक कार्यक्रमों और शिक्षा के प्रसार के परिणामस्वरूप मध्य सामाजिक जातियों वर्गों के साथ साथ निचली जातियों वर्गों ने भी जोर दिया और शहरी भारत में मध्यम वर्गों में वृद्धि हुई।
बदलती सामाजिक स्थिति का एक परिणाम व्यापक सामाजिक अशांति थी। जातिगत संघर्ष के साथ साथ सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। यद्यपि इंदिरा गांधी उदारवादी थीं और एक राजनीतिक नेता के रूप में भेदभावपूर्ण नहीं थीं, उनके समय में लोकतंत्र के मूल्यों में गिरावट आई थी। इंदिरा गांधी की कार्यशैली की शुरुआत उन लोगों से बने प्रधानमंत्री सचिवालय पर निर्भरता के साथ हुई, जिन पर वे भरोसा कर सकती थीं, लेकिन वे भी निर्विवाद सत्यनिष्ठा और बुद्धिमान थे, लेकिन अपने बेटे और एक छोटी सी मंडली पर अधिक से अधिक निर्भर थे। पार्टी स्तर पर भी ऐसा ही था। प्रतिस्पर्धी सत्ता केंद्रों के डर से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ढांचे को कमजोर कर दिया। चाटुकारिता बढ़ी और एक पार्टी जिसने जमीनी स्तर पर उपस्थिति और देश भर में कई क्षेत्रीय नेताओं के साथ एक अच्छी तरह से संगठित संरचना विकसित की थी, धीरे धीरे राज्य स्तर पर मजबूत नेतृत्व खो दिया और अपने नेता और अधिकारियों को चुनने की लोकतांत्रिक शैली को छोड़ दिया। गांधी परिवार का एक सदस्य अब पार्टी को एक साथ रखने के लिए अपरिहार्य हो गया था। विचारधारा अब राजनीति का आधार नहीं रही, और यही हाल अन्य राजनीतिक दलों का भी था। भ्रष्टाचार फैल गया और व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्तिशाली लोगों द्वारा राज्य तंत्र में अधिक से अधिक हेरफेर किया गया। हालांकि बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिए इंदिरा गांधी की दृढ़ता और निर्णायकता अनुकरणीय थी। उसने दिखाया कि भारत को तंग नहीं किया जाना चाहिए और देश को विश्व मानचित्र पर प्रमुखता से लाया। राजीव वर्ष अक्टूबर 1984, दिसंबर 1989। बहुत शुरुआत में समस्याएं 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। राजीव गांधी को घरेलू मोर्चे पर शुरू से ही बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सिख विरोधी दंगे। इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर सुनते ही हत्या पर गुस्सा दिखाने वाली हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई, शायद परिस्थितियों में एक सहज प्रतिक्रिया। लेकिन जैसे ही उनका शव तीन मूर्ति हाउस, प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का आवास, में पड़ा था, ये छिटपुट घटनाएं गहरी और चौड़ी हो गई थीं। 1 नवंबर तक सिखों के खिलाफ एक संगठित और क्रूर भीड़ हिंसा होने लगी। राज्य के स्वामित्व वाले और उस समय उपलब्ध एकमात्र टेलीविजन चैनल दूरदर्शन पर लगातार रिप्ले चल रहा था, जिसमें मृत प्रधानमंत्री के शव के पास शोकग्रस्त बेटे के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने वाली भीड़ और बदला लेने के लिए चिल्लाती भीड़ के शॉट्स। इससे भीड़ और भड़क सकती थी। जबकि लक्षित अधिकांश सिख उत्तरी दिल्ली में पुनर्वास कॉलोनियों में थे, जो आबादी के गरीब वर्ग में रहते थे। मध्य और उच्च मध्यम वर्ग के इलाकों में भी कुछ लूटपाट और हत्याएं हुई थीं। भीड़ मुख्य रूप से शहर में काम करने वाले अनुसूचित जाति के सफाईकर्मी और जाट किसानों और गांवों के गुर्जर चरवाहों से खींची गई भीड़, जैसा कि रामचंद्र गुहा और उस समय की कई अखबारों की रिपोर्टों ने बताया। हजारों मारे गए सिखों ने उनके घरों को जला दिया और उनके घरों और व्यवसायों को लूट लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने संकेत दिया कि कई कांग्रेस नेताओं ने इन भीड़ को उकसाया और प्रोत्साहित किया। अफवाहों ने हिंसा को हवा दी। राय। हालांकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी होने का दावा करते हैं, लेकिन 1984 के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं और विशेष रूप से दिल्ली पुलिस और विशेष रूप से राज्य मशीनरी द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख हमारे सिर को शर्म से झुका देता है। विश्व राजनीति की आंखें। 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय। पुलिस और प्रशासन की भूमिका चौंकाने वाली थी। पुलिस ने या तो आंखें मूंद ली, कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, या अधिक निंदनीय रूप से सक्रिय रूप से भीड़ की मदद की। यह दंगा 2 दिनों तक बेरोक-टोक चलता रहा। प्रधानमंत्री और उनके गृह मंत्री नरसिम्हा राव ने तुरंत सेना नहीं बुलाई। सेना दंगों को तुरंत और प्रभावी ढंग से दबा सकती थी। 2 नवंबर की देर रात राजीव गांधी ने रेडियो और टेलीविजन पर घोषणा की कि दंगों की घटनाओं को रोका जाना चाहिए और ये दिवंगत प्रधानमंत्री पर एक अपशब्द कह रहे थे।
3 नवंबर तक ही सेना को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के आदेश मिल गए थे। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती पर राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके चारों ओर की धरती हिलती है। इसे दंगों को सही ठहराने के लिए लिया गया था। भले ही कोई इस विचार से सहमत हो कि हत्या के बाद जनता का गुस्सा बहुत बड़ा था, यह एक प्रधानमंत्री के लिए एक असंवेदनशील टिप्पणी थी। सिख विरोधी दंगे हिंसा को दिया जाने वाला आधिकारिक शब्द था, लेकिन कई लोगों ने इसे नरसंहार कहा। यह आजादी के बाद से भारत के इतिहास में एक अविस्मरणीय और दुखद धब्बा था। भारत के इतिहास में एक अन्यथा अंधेरे स्थान में चांदी की परत कई हिंदुओं द्वारा दंगों के दौरान सिख परिवारों को छिपाने और उनकी मदद करने के प्रयासों में निहित है। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को भारत को एक और बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। भोपाल में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड (यूसीसी) के कीटनाशक संयंत्र से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस के रिसाव से हजारों लोगों की मौत हो गई और कई लोगों की मौत हो गई। जीवन के लिए गैस के कारण आंतरिक रक्तस्राव, फेफड़े की विफलता और मृत्यु हुई। सबसे अधिक प्रभावित कारखाने के आसपास के गांवों और झुग्गियों के निवासी थे। यह दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक त्रासदियों में से एक थी। संयंत्र को पहले शहर में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। इसके अलावा ऐसा लगता है कि कई बार सुरक्षा उपायों की अवहेलना की गई है। आपदा के बाद यूसीसी ने भारतीय सहायक यूसीआईएल को दोषी ठहराते हुए गैस रिसाव के लिए जिम्मेदारी को अस्वीकार करने की पूरी कोशिश की, यह कहते हुए कि संयंत्र पूरी तरह से यूसीआईएल द्वारा बनाया और संचालित किया गया था। इसके तुरंत बाद अमेरिकी अदालत में एक अमेरिकी वकील द्वारा पहला बहु-अरब डॉलर का मुकदमा दायर किया गया था और कानूनी लड़ाई और साजिशें त्रासदी के नैतिक निहितार्थ और लोगों पर इसके प्रभाव को पृष्ठभूमि में धकेलने के साथ शुरू हुई। मार्च 1985 में भारत सरकार द्वारा भोपाल गैस रिसाव आपदा अधिनियम अधिनियमित किया गया था ताकि दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दावों का त्वरित और न्यायसंगत निपटान सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम के अनुसार सरकार दुनिया में कहीं भी कानूनी कार्यवाही में पीड़ितों की एकमात्र प्रतिनिधि बन गई। आखिरकार सभी मामलों को अमेरिकी अधिकार क्षेत्र से हटा दिया गया और भारतीय अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में यूसीसी ने भारत सरकार को एक पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में दावेदारों को वितरित करने के लिए $470 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। यह आंकड़ा कई दावेदारों पर आधारित था जो निचले हिस्से में थे, जबकि वास्तविक संख्या बहुत अधिक थी। ऐसे आरोप थे कि अमेरिकी दबाव और राजनीतिक प्रभाव के कारण यूसीसी के अध्यक्ष वारेन एंडरसन को गिरफ्तार किए बिना अमेरिका के लिए भारत छोड़ने की अनुमति दी गई थी। विवाद जारी है और ऐसे लोगों की परेशानी भी है जो गैस रिसाव के परिणाम से पीड़ित थे और जिन्हें इतने कम मुआवजे के साथ करना पड़ा था। 1985 के आम चुनावों में राजीव गांधी ने अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने पर शीघ्र चुनाव की सिफारिश की। जनवरी 1985 में आम चुनाव होने थे, इसके बजाय वे दिसंबर 1984 में आयोजित किए गए थे। कांग्रेस एक ने 400 से अधिक सीटें हासिल करते हुए भारी बहुमत हासिल किया, जो स्वतंत्र भारत के लोकसभा चुनाव के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बहुमत था। जनादेश आंशिक रूप से एक सहानुभूति लहर का परिणाम था और बड़े पैमाने पर उग्रवाद और अलगाववाद को नीचे रखने की इच्छा से राजीव गांधी, जो अब प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया, वह भारत में ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे। मार्च 1985 में 11 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव ने उनमें से 8 राज्यों में कांग्रेस (आईक) को सत्ता में ला दिया।
राज्यों में तनाव से निपटना। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई जातीय संघर्ष भड़क उठे। इनमें से कुछ का निपटारा कर दिया गया था, लेकिन अन्य परेशानी का कारण बने रहे। पंजाब एक ज्वलंत समस्या थी। अकाली नेताओं को मुक्त कर दिया गया और जुलाई 1985 में अकाली नेता संत हरचरण सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन अगस्त में लोंगोवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि सितंबर में राज्य के चुनाव हुए और जिसे उग्रवाद के खिलाफ वोट के रूप में देखा गया, अकाली दल एक आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में आया। लेकिन आतंकवाद इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। इसने जल्द ही अपना सिर उठा लिया और स्वर्ण मंदिर का एक बार फिर से उग्रवादियों द्वारा उपयोग किया जा रहा था। इस बार जेएफ रिबेरो और केपीएस। मई 1988 में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू होने के बाद गिल ने स्थिति को नियंत्रण में लाया। यह एक आसान और साफ सुथरा ऑपरेशन था, लेकिन भावनाओं को भड़काने के लिए इस बार भिंडरावाले जैसा करिश्माई नेता नहीं था। फिर भी राज्य में कुछ समय के लिए उग्रवाद काफी कम नहीं हुआ। चंडीगढ़ का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 1970 और 1980 के दशक में विदेशियों की आमद को लेकर हुए हिंसक आंदोलन ने असम को तोड़ दिया था। राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू ने 15 अगस्त 1985 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और दिसंबर में चुनाव हुए। आसू एक राजनीतिक दल बन गया, असम गण परिषद और चुनाव लड़ा। यह कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ते हुए विजयी हुई। फिर भी एक और समझौता था कि 1986 में केंद्र और मिजो के बीच, जिससे मिजो विद्रोहियों ने अपने हथियार आत्मसमर्पण कर दिए। मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट एक बार भारत से अलग होने का आह्वान करने वाला एक उग्र विद्रोही मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में आया, जो फरवरी 1987 में भारत का 23वां राज्य बन गया। हालांकि देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ उन्हीं राज्यों में बाद में समस्याएं पैदा हुईं। सुभाष घीसिंग के नेतृत्व में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नेपाली भाषी आबादी के हितों का प्रतिनिधित्व किया और अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करने लगे। राजीव गांधी से मिलने के बाद घीसिंग को एक स्वायत्त जिला परिषद को स्वीकार करने के लिए राजी किया गया। विभाजन के बाद राज्य में आने वाले आदिवासियों और बंगालियों के बीच आंदोलन और संघर्ष से त्रिपुरा टूट गया था। त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स टीएनवी ने अपहरण और हत्याओं के साथ नागरिकों और पुलिस को डराने धमकाने वाले आतंकवादियों का तरीका अपनाया। अगस्त 1988 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत टीएनवी ने हिंसा को त्यागने, अलगाववादी मांगों को छोड़ने और भारत के संविधान के भीतर त्रिपुरा की सभी समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत करने का फैसला किया। भारत सरकार ने सहमति व्यक्त की कि विधानसभा में आदिवासियों के लिए सीटें बढ़ाई जाएंगी और कुछ और गांवों को स्वायत्त आदिवासी परिषदों के दायरे में लाया जाएगा। आत्मसमर्पण की शर्तें केंद्र त्रिपुरा सरकार के बीच बातचीत के जरिए तय की गई थी और टीएनवी। हालांकि मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। असम में स्थानीय असमियों के खिलाफ बोडो आदिवासियों के नेतृत्व में हिंसक आंदोलन हुआ। नेतृत्व ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने दिया था। समस्या का किसी प्रकार का समाधान भविष्य में कुछ वर्षों तक रहता है। जम्मू कश्मीर में एक अलग तरह की समस्या खड़ी हो गई। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु पर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें हटा दिया था। अब राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1986 में जम्मू और कश्मीर में एक गठबंधन कार्यवाहक सरकार का गठन किया। 1987 में चुनाव हुए।
कश्मीरियों के एक समूह द्वारा गठित मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (MUF) ने अधिक स्वायत्तता की मांग की। केंद्र से भी मैदान में थे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में चुनावों में व्यापक धांधली हुई ताकि परिणाम उस समूह के पक्ष में आए। ऐसा होना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव में भी शायद कांग्रेस नेका समूह की जीत होती, लेकिन अब अनुचित व्यवहार भारतीय राज्य से निराशा और क्रोध और अलगाव पैदा किया। यह कश्मीर में उग्रवाद की शुरुआत थी। कुछ कश्मीरी युवाओं ने मदद के लिए पाकिस्तान की ओर रुख किया। घरेलू मोर्चे पर उठाए गए सकारात्मक कदम। राजनीति में एक नए चेहरे के रूप में राजीव गांधी लोगों की सद्भावना के साथ सत्ता में आए। उन्होंने चीजों के काम करने के तरीके को बदलने की कोशिश की। अपनी पार्टी के भीतर उन्होंने संकेत दिया कि वह अक्षमता, भ्रष्टाचार या चाटुकारिता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों का परिचय दिया और कांग्रेस की निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवा, अधिक गतिशील लोगों को लाने का प्रयास किया। लंबे समय में प्रयास काम नहीं किया। कांग्रेस संस्कृति बहुत गहरी थी और यहाँ तक युवा जो उम्मीद से शुरू हुए थे, वे भी जल्द ही इसमें शामिल हो गए। पुराने तरीके। उन्होंने लालफीताशाही को काटने और प्रशासन को अधिक खुला और कम कठोर बनाने का प्रयास किया। दलबदल विरोधी अधिनियम। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले जनवरी 1985 में दलबदल विरोधी कानून पारित किया था। परिणामस्वरूप केंद्रीय या राज्य स्तर पर एक विधायिका का एक निर्वाचित सदस्य विपक्षी दल में शामिल नहीं हो सका। अगले चुनाव तक या वह सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस उपाय का उद्देश्य सांसदों और विधायकों के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को रोकने के लिए पार्टियों को बदलना था ताकि सरकार बनाने के लिए सदन में संख्या में हेरफेर किया जा सके। पर्यावरण कानून। भोपाल त्रासदी का एक परिणाम भारत में पर्यावरण जागरूकता और सक्रियता में वृद्धि थी। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (एपर) आया, जिसके तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoF) बनाया गया, जिसमें पर्यावरण कानूनों और नीतियों को लागू करने और लागू करने की समग्र जिम्मेदारी थी। EPA ने केंद्र को किसी भी उद्योग को बंद करने, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने के लिए सीधे आदेश जारी करने का अधिकार दिया। एक सक्षम कानून। यह कार्यपालिका को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों के प्रबंधन के लिए नियम बना सकता है। 1987 में कारखाना अधिनियम। 1948 में संशोधन ने राज्यों को खतरनाक प्रक्रियाओं का उपयोग करने वाले कारखानों के स्थान का मार्गदर्शन करने के लिए साइट मूल्यांकन समितियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया। श्रमिकों और आसपास के निवासियों की सुरक्षा और निर्दिष्ट आपातकालीन आपदा नियंत्रण योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम भी स्थापित किए गए थे। 1989 तक खतरनाक रसायनों के प्रबंधन, भंडारण और आयात के लिए खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम लागू किए गए थे। लेकिन सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के लागू होने से पहले 1991 में खतरनाक पदार्थों को संभालने के दौरान दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करना होगा। स्थानीय सरकार में सुधार। राजीव गांधी ने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था के अप्रभावी तरीके को देखा और एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थिति में संशोधन करने की कोशिश की, जिसमें नियमित पंचायती चुनावों को अनिवार्य करने का आह्वान किया गया था। उनके कार्यकाल में कानून पारित नहीं हो सका, लेकिन प्रयास किया गया और आने वाले वर्षों में स्थानीय शासन प्रणाली को संवैधानिक मंजूरी मिल जाएगी। अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की दिशा में पहला कदम। राजीव गांधी सरकार द्वारा पेश किया गया पहला बजट वित्त मंत्री वीपी सिंह ने कुछ ऐसे नियंत्रणों को हटाने की मांग की जो अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित कर रहे थे। लाइसेंसिंग योजना को सरल बनाने के अलावा
कई आयात वस्तुओं पर शुल्क में कमी और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के साथ व्यापार व्यवस्था को उदार बनाया गया था। कर की दरों को कम किया गया और कंपनी की संपत्ति पर अंकुश लगाया गया। इन कदमों के परिणामस्वरूप व्यापारिक घरानों ने अच्छा प्रदर्शन किया और उद्योग की विकास दर अच्छी थी। हालांकि इस अवधि में व्यवसायी और राजनेता भी करीब आते गए, पूर्व में उपहारों, यहाँ तक पैसे का के साथ, जिन्हें बाद वाले ने एहसान के लिए उत्सुकता से स्वीकार किया। रियल एस्टेट राजनेताओं के पास भ्रष्टाचार और बेहिसाब धन का एक प्रबल स्रोत बन गया। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के अंत तक राजीव गांधी देश में कई समस्याओं का सामना कर रहे थे। लुभावनवाद में वापस चले गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया और हवाई यात्रा और महंगी हो गई। अप्रैल 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) को एक ही कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया। प्रौद्योगिकी मिशन भारत में सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की इच्छा से प्रेरित होकर राजीव गांधी के निर्देशन में 6 प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किए गए। अविकसितता से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का विचार था। समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लागू किया जाना था। लक्ष्य उन्मुख परियोजनाओं का इरादा था कि भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में सहस्राब्दी में प्रवेश करना चाहिए। पेयजल मिशन का उद्देश्य उपग्रहों और भूविज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग और जैव रसायन के विषयों का उपयोग करके पानी का पता लगाना, निकालना और शुद्ध करना है ताकि देश के सभी लोगों को सुरक्षित पेयजल मिल सके। दूध की पैदावार और गायों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए निर्देशित मिशन थे। खाद्य तेल के उत्पादन का विस्तार करना ताकि आयात पर अंकुश लगाया जा सके। विशेष रूप से पोलियो के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार और टेलीविजन नेटवर्क को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाकर और इसे एक माध्यम के रूप में उपयोग करके साक्षरता बढ़ाना। यह सभी अच्छे विचार थे और समय के साथ अन्य कार्यक्रमों में विकसित हुए। सबसे प्रसिद्ध मिशन दूरसंचार का था। विशाल देश के दूरदराज के कोनों तक पहुंचने के लिए संचार के महत्व को महसूस करते हुए राजीव गांधी पूरे भारत में दूरसंचार की सेवा, निर्भरता और पहुंच में सुधार चाहते थे। स्वदेशी विकास, स्थानीय प्रतिभा और निजीकरण मिशन का हिस्सा थे। सैम पित्रोदा, एक युवा यूएस प्रशिक्षित भारतीय दूरसंचार विशेषज्ञ, इस पर और साथ ही अन्य प्रौद्योगिकी मिशनों पर राजीव गांधी के सलाहकार बने। उन्हें दूरसंचार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसे MTNL के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की गई थी। कंप्यूटरीकरण एक और क्षेत्र था जिसमें राजीव गांधी की पहल की सराहना की जानी चाहिए। उनकी सरकार ने घटकों पर आयात शुल्क में कमी के साथ बड़े पैमाने पर कंप्यूटरीकरण को आसान बनाने के लिए कदम उठाए ताकि घरेलू निर्माता उत्पादन बढ़ा सकें। कानूनों को उदार बनाया गया। विदेशी निर्माताओं को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देना ताकि गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों को सुनिश्चित किया जा सके। स्कूलों और कार्यालयों में कंप्यूटर के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। इन उपायों के परिणामस्वरूप भारत जल्द ही एक प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्यातक के रूप में उभरने वाला था। कुछ लोगों ने इन कदमों को भारत में सूचना क्रांति की शुरुआत बताया है। शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा की पहली राष्ट्रीय नीति NPE 1986 में राजीव गांधी ने नई NPE की घोषणा की जिसने असमानताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसरों को समान करने पर विशेष जोर दिया। इस नीति में छात्रवृत्ति, वयस्क शिक्षा, अनुसूचित जातियों में से अधिक शिक्षकों की भर्ती, गरीब परिवारों को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन,
नए संस्थानों के विकास और आवास और सेवाओं के प्रावधान का विस्तार करने का आह्वान किया गया। नीति के तहत राजीव गांधी ने पूरे भारत में प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिकी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को शामिल किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू इस नीति के उप उत्पाद को वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित किया गया था। भारत के हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होने की अवधारणा 1986 एनपीई के एक भाग के रूप में पैदा हुई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ साथ उत्कृष्टता प्रदान करना था। यह आवासीय विद्यालय चुने गए गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए थे। योग्यता के आधार पर जो स्कूलों में रह सकता है। नकारात्मक पक्ष ऐसे कई क्षेत्र थे जिनमें राजीव गांधी सरकार राजनेताओं के समान कार्य करने में विफल रही या गंभीर सामरिक गलतियां की। द शाह बानो केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए एक मुस्लिम तलाकशुदा शाह बानो से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया। निचली अदालत का फैसला था कि शाह बानो के पूर्व पति को हर महीने भरण पोषण का भुगतान करना चाहिए, जबकि मोहम्मद अहमद खान पति ने तर्क दिया कि उन्होंने इस्लामिक कानून के अनुसार आवश्यकतानुसार 3 महीने के भत्ते का भुगतान किया था। खंड का आह्वान। शीर्ष अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 में कहा कि शाह बानो पुनर्विवाह नहीं कर रही थी और खुद को बनाए रखने की स्थिति में नहीं थी। वह पूर्व पति से भत्ता पाने की हकदार थी। अदालत स्पष्ट थी कि अगर दोनों के बीच संघर्ष होता है तो सीआरपीसी की धारा 125 व्यक्तिगत कानून पर हावी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि एक समान नागरिक संहिता, जैसा कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित है, राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगी। रूढ़िवादी मुसलमानों ने अपने व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप के रूप में अदालत के फैसले का विरोध किया। कुछ समय बाद एक सांसद ने संसद में एक निजी सदस्य का विधेयक पेश किया कि मुसलमानों को सीआरपीसी की धारा 125 के दायरे से छूट दी जाए। इसका गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने विरोध किया था। बिल सदन में पराजित हो गया, लेकिन मुसलमानों के एक वर्ग में असंतोष गहरा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हजारों मुसलमानों के प्रदर्शन के साथ राजीव गांधी सरकार दबाव के आगे झुक गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने के लिए मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण विधेयक 1986 में सदन में पेश किया गया था और कांग्रेस सांसदों को इसके पक्ष में मतदान करने के लिए एक व्हिप जारी किया गया था। बिल पारित किया गया, जिससे तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का दावा करने और इद्दत या 3 महीने की अवधि के लिए भरण पोषण के अधिकार से वंचित कर दिया गया। बिल ने तलाकशुदा पत्नी को उसके रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड पर समर्थन देने की जिम्मेदारी दी। इसके विरोध में आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया। बाबरी मस्जिद के द्वार खोलना। ब्रिटिश काल में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का उपयोग मुसलमानों द्वारा पूजा के लिए किया जाता था। मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां हिंदू राम की पूजा करते थे। यह माना जाता था कि यह स्थान राम का जन्म स्थान था। कहा जाता है कि 1949 में रामलला बच्चे की एक मूर्ति को एक रात मस्जिद के अंदर रखा गया था। हिंदू भक्तों ने मूर्ति के इस रूप को चमत्कार के रूप में देखा और अब पूजा के लिए जगह चाहते थे। अशांति के मद्देनजर स्थानीय अधिकारियों द्वारा अयोध्या में विवादित परिसर को बंद करने का निर्णय लिया गया, ताकि न तो हिंदू और न ही मुसलमान अपने दावों को दबाने के लिए पूजा के कार्य का उपयोग कर सकें। फैजाबाद अदालत के समक्ष अपील की गई थी कि राम जन्मभूमि के फाटकों को इस आधार पर खोल दिया जाए कि यह फैजाबाद जिला प्रशासन था, न कि अदालत, जिसने इसे बंद करने का आदेश दिया था। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी)
और ऐसे अन्य हिंदू समूहों ने साइट पर राम मंदिर बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला जज ने आदेश दिया कि मस्जिद के दरवाजे खोल दिए जाएं ताकि भक्त नमाज अदा कर सकें। उस समय की रिपोर्टों के अनुसार राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि फैजाबाद जज के फैसले के लगभग तुरंत बाद मस्जिद के ताले खोल दिए जाएं। उद्घाटन को कवर करने के लिए टेलीविजन कैमरे मौजूद थे, यह सुझाव देते हुए कि न्यायाधीश का निर्णय प्रशासन को पहले से पता था। एक दृढ़ विश्वास था कि अयोध्या मामले में राजीव गांधी सरकार का निर्णय कट्टर हिंदुओं को शांत करके मुस्लिम महिला अधिनियम को संतुलित करने के लिए किया गया था। अगर कांग्रेस को लगा कि वो भाजपा के मंदिर अभियान को कमजोर कर सकती है, तो यह गलत था। इस पहल को संघ परिवार ने हथिया लिया था। विहेब का हौसला बढ़ा और उसका रवैया सख्त हो गया। अब उस जगह पर मंदिर बनाने के लिए मस्जिद को गिराने की मांग जोरदार हो गई। इन दो मुद्दों के बाद राजीव गांधी की एक आधुनिक अग्रगामी नेता के रूप में छवि धूमिल हुई। जैसा कि उस समय राजनीतिक विश्लेषकों ने चेतावनी दी थी, चुनावी लाभ के लिए समुदायों के तुष्टीकरण की नीति एक दुष्चक्र बन सकती है और सामाजिक ताने बाने को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। बोफोर्स कांड प्रधानमंत्री के लिए और अधिक परेशानी थी। मार्च 1986 में भारत ने भारतीय सेना के लिए 400-155 मिलीमीटर हॉविट्जर तोपों की आपूर्ति के लिए स्वीडिश हथियार निर्माता एबी बोफोर्स, एक बार अल्फ्रेड नोबेल के स्वामित्व में, के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे में 1000 और बंदूकें लाइसेंस उत्पादन करने का विकल्प शामिल था। यह सौदा $285 मिलियन, करीब 1500 करोड़ रुपए का था, जो उस समय के लिए बहुत बड़ा था। लगभग 1 साल बाद, अप्रैल 1987 में, एक स्वीडिश रेडियो रिपोर्ट ने दावा किया कि बोफोर्स सौदे में शीर्ष भारतीय राजनेताओं और रक्षा कर्मियों के साथ साथ स्वीडिश अधिकारियों को रिश्वत का भुगतान शामिल था।